अध्याय 71 राक्षस देवता प्राचीन रसायनज्ञ सृष्टिकर्ता। ग्रेस। रॉन इस शब्द से अनजान था, लेकिन उसमें उत्सुकता जरूर थी। यह एक अदृश्य परंतु वास्तविक प्रतिक्रिया होती है। जब कोई जादूगर अपने ज्ञान को किसी प्रतिभाशाली उत्तराधिकारी के साथ साझा करता है, उसकी प्रगति में सहायता करता है, या जब उसकी गोपनीय कला को परिष्कृत करके फैलाया जाता है, तो उसे ग्रेस प्राप्त होती है। लेडी एलन की आवाज़ गहराई में डूब गई, जैसे वह कोई प्राचीन रहस्य सुना रही हो। यह एक जादूगर की आत्मा को पोषण दे सकती है, उसकी जादुई शक्ति को बढ़ा सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह आत्मिक प्रदूषण को समाप्त कर सकती है। रॉन ने अचानक ऊपर देखा। उसे स्टार ईटर की बड़बड़ाहट द्वारा लाई गई आत्मिक अशुद्धता और लेडी एलन की पिछली चेतावनियां याद आ गईं। आत्मिक प्रदूषण, क्या सच में इसे मिटाया जा सकता है? सामान्य तरीकों से नहीं, भले ही आप सबसे उन्नत जादुई औषधियां लें। लेडी एलन ने पहले सिर हिलाया। आत्मिक प्रदूषण को केवल अस्थायी रूप से दबाया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता। यह हर जादूगर की परछाई की तरह पीछा करता है। जितना शक्तिशाली जादूगर होगा, उतना ही गंभीर उसका प्रदूषण होगा। समय के साथ यह जहर की तरह मन को खा जाता है, आत्मा को विकृत करता है और अंततः भयानक रूपांतरणों की ओर ले जाता है। उनकी आंखें बुझ सी गईं, जैसे उन्होंने ऐसे दृश्य स्वयं देखे हों। कई शक्तिशाली जादूगर अंततः अपनी ही शक्ति से मारे जाते हैं, मानसिक पतन या अजीब राक्षसों में बदल जाने से। लेकिन ग्रेस इस सब को बदल सकती है। अब उनकी आवाज़ दृढ़ हो गई। जब कोई नवयुवक किसी गुरु के मार्गदर्शन में प्रगति करता है, तो उसकी प्रगति की शुद्ध ऊर्जा गुरु को ग्रेस के रूप में मिलती है, जो वर्षों से जमा आत्मिक प्रदूषण को मिटा सकती है। रॉन को ऐसा लगा जैसे उसके मन की सारी अटकलें अब जुड़ती जा रही हों। वह अचानक बोल पड़ा, तो इसीलिए स्कूल के मेंटर्स चाहे कितने ही व्यस्त क्यों न हो, फिर भी विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं? बिल्कुल। लेडी एलन ने सिर हिलाया और होठों पर कड़वी मुस्कान उभरी। ऊपर से देखने पर यह निस्वार्थ शिक्षण लगता है, लेकिन असल में यह आत्मसंरक्षण का तरीका है। विद्यार्थियों को पढ़ाना न केवल एक कर्तव्य है, बल्कि अपने जीवन को लंबा करने का जरिया भी। रॉन कुछ देर चुप रहा, और उसके मन में इस दुनिया की गहराई को लेकर एक नई समझ जाग उठी। अब उसे समझ आ गया क्यों शक्तिशाली जादूगर अपने समय का एक हिस्सा प्रभावशाली लगने वाले शिष्यों को देने के लिए तैयार रहते हैं, क्यों वे केवल शानदार रूप से जादुई पत्थरों के टुकड़े लेते हैं, क्यों ब्लैक मिस्ट जंगल में इतनी संगठित शिक्षा व्यवस्था और मेंटर प्रणाली है जो शिष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करती है, और क्यों लेडी एलन इतनी उदार होकर उसे औषध निर्माण की गूढ़ विधियां और कीमती स्टार ईटर की बड़बड़ाहट देने को तैयार थीं। ये नियम कौन बनाता है? रॉन पूछे बिना नहीं रह पाया। ग्रेस की उत्पत्ति क्या है? लेडी एलन ने लंबी सांस ली और खिड़की से दूर क्षितिज की ओर देखा। इस सवाल का जवाब शायद मेरे गुरु को भी नहीं पता। जादूगरों की दुनिया में बहुत से रहस्य हैं, कुछ तो हमारी समझ से भी परे हैं। कुछ पल रुककर उन्होंने कहा जाता है कि यह उन सर्वोच्च अस्तित्वों से जुड़ा है जो संपूर्ण मल्टीवर्स से परे हैं, जिन्हें प्राचीन ग्रंथों में राक्षस देवता कहा गया है। वे असंख्य दुनियाओं के बीच विचरण करते हैं, नियमों को फिर से लिखते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। ग्रेस, शायद ज्ञान के प्रसार को प्रोत्साहित करने का उनका एक तरीका है। राक्षस देवता। रॉन ने ये शब्द धीरे से दोहराया, जैसे इसमें कोई विशेष शक्ति हो। जो भी हो, लेडी एलन ने रॉन की ओर देखा। ग्रेस, जादूगरों की दुनिया में एकमात्र निष्पक्ष आदान प्रदानों में से एक है, जहां आप ज्ञान और प्रगति प्राप्त करते हैं, और आपका मार्गदर्शक आत्मिक शुद्धिकरण और जीवन विस्तार पाता है। ये बंधन लंबे समय तक चलता है, कभी कभी जीवन भर के लिए। तो क्या अब मैं आपका? बिल्कुल, तुम मेरे शिष्य हो, और जब तुम स्नातक करोगे तब भी यह बंधन यूं ही नहीं टूटेगा। जब तुम भविष्य में औषध निर्माण में प्रगति करोगे, तो मुझे भी ग्रेस की एक झलक मिलेगी। लेडी एलन ने दुर्लभ मुस्कान दी। और भविष्य में शायद तुम्हारे भी अपने शिष्य होंगे और तुम स्वयं इस जटिल बंधन को अनुभव करोगे। रॉन के दिल में एक गर्म भावना उठी। इस कठोर रहस्यमयी दुनिया में ये गुरु शिष्य संबंध कितना कीमती था। मैं औषध निर्माण में और भी उत्कृष्टता हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगा, उसने गंभीरता से कहा। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आपके शिक्षण का ऋण चुकाने के लिए भी। लेडी एलन कुछ क्षण चुप रहीं और फिर एक नया विषय छेड़ा। वैसे क्या तुम स्कूल की रसायनज्ञ प्रमाणपत्र परीक्षा देने की योजना बना रहे हो? इस महीने एक परीक्षा है, और यदि तुम चूक गए तो अगले साल होगी। तुम्हारी वर्तमान योग्यता देखकर लगता है कि तुम ये परीक्षा पास कर सकते हो। रसायनज्ञ प्रमाणपत्र, क्या आप इसके बारे में विस्तार से बता सकती हैं? रॉन ने उत्सुकता से पूछा। उसने कुछ जानकारी पहले जरूर पढ़ी थी, पर विस्तार में नहीं। लेडी एलन के विस्तार से समझाने पर रॉन को पता चला कि जादूगरों की एक आंतरिक रेटिंग प्रणाली होती है। पेशेवर रसायनज्ञ जो स्वतंत्र रूप से उन्नत औषधियां बना सके, वरिष्ठ रसायनज्ञ जो औषधियों के फॉर्मूले में सुधार कर सके, औषधि प्राध्यापक जो नई औषधियों के फॉर्मूले बना सके। रॉन ने ये जानकारी नोट की, और तभी उसके चेतना पैनल पर कुछ नया अनलॉक हुआ। करियर उन्नयन सूचना अनलॉक। रसायनज्ञ 2 सितारा। संक्रमण की शर्तें। 3 या अधिक उन्नत औषधियों का स्वतंत्र निर्माण। किसी एक मौजूदा औषधि फॉर्मूले में सफल सुधार। लेडी एलन को रॉन के इस क्षणिक ध्यान भटकाव का अंदाजा नहीं हुआ, और वह आगे बताती रहीं। कहा जाता है कि इससे ऊपर प्राचीन रसायनज्ञ और सृष्टिकर्ता होते हैं, जो ऐसी कल्पनाएं साकार कर सकते हैं जो इस दुनिया में कभी थी ही नहीं। ये अब किंवदंती बन चुके हैं। उनकी बात के साथ ही पैनल पर और जानकारी उभरी, लेकिन अधूरी। आंशिक रूप से अनलॉक की गई करियर उन्नयन सूचना। औषधि प्राध्यापक 3 सितारा। संक्रमण की शर्तें। पूर्व पेशे की आवश्यकता। रसायनज्ञ 2 सितारा। कम से कम एक नई औषधि फॉर्मूले का निर्माण। विजार्ड अनलिमिटेड प्रोफेशन स्लॉट्स। अध्याय 72 पत्र और मूल्यांकन की तैयारियां। उसके विचार तेजी से दौड़ने लगे।
असली दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में प्रमाणित सर्टिफिकेशन पाने के लिए आमतौर पर पहले एक पेशेवर स्तर की योग्यता चाहिए होती है, फिर धीरे धीरे व्यावहारिक अनुभव के जरिए कोई वरिष्ठ स्तर सीनियर तक पहुंचता है। लेकिन यहाँ का पेशेवर प्रणाली ठीक उल्टी है। पहले व्यक्ति को वरिष्ठ स्तर की क्षमता हासिल करनी होती है, तभी वह संबंधित पेशा प्रोफेशन पा सकता है। ये तो जैसे बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ना है। रॉन ने धीरे धीरे इस प्रणाली की प्रकृति को समझ लिया था। हालांकि स्कूल से प्रमाणित होने के बाद आप एक औपचारिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जिसमें आप स्कूल को मैजिक पोशन की आपूर्ति करते हैं और बदले में पुरस्कार और संसाधन प्राप्त करते हैं। उसके लिए यह इस समय सबसे अच्छा विकल्प था। यदि वह एक प्रोफेशनल अल्केमिस्ट बन जाता है तो न केवल उसे स्थायी आय प्राप्त होगी, बल्कि उच्च स्तर की सामग्री हाई टियर मटीरियल तक भी पहुंच मिल सकेगी। इसके अलावा प्रोफेशनल अल्केमिस्ट बनने के बाद तुम्हें कुछ सामान्य प्रशिक्षु कार्यों और गार्ड ड्यूटी से भी छुटकारा मिल जाएगा। लेडी एलेन ने आगे कहा, आखिरकार उस समय स्कूल को तुम्हारी मैजिक पोशन रिफाइनिंग की क्षमता तुम्हारी गार्ड ड्यूटी की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान लगेगी। इससे तुम्हारे पास शोध और साधना कल्टिवेशन के लिए अधिक समय होगा। रॉन ने धीरे से सिर हिलाया। उसके मन में पहले से ही एक योजना बन चुकी थी। मैं कल ही अल्केमिस्ट प्रमाणन के लिए आवेदन करूंगा। सलाह के लिए धन्यवाद मैडम। अभी शुक्रिया मत कहो, उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा। ये परीक्षा बच्चों का खेल नहीं है। वे तुम्हें 3 प्रकार के उन्नत मैजिक पोशन यादृच्छिक रैंडम रूप से देंगे, जिन्हें तुम्हें वहीं पर तैयार करना होगा। इनमें से एक में भी असफल होने का मतलब है परीक्षा में फेल। मुझे विश्वास है। रॉन की आंखों में दृढ़ निश्चय चमक रहा था। बिल्कुल, तुम्हें विश्वास है, बुजुर्ग महिला ने हल्की हंसी में कहा। उसकी आंखों में गर्व झलक रहा था। मैं कभी भी बिना प्रतिभा वाले छात्रों को नहीं चुनती। अगर तुम प्रमाणन पास कर लेते हो तो निश्चित रूप से स्कूल के वर्कशॉप के लिए आवेदन कर सकते हो। मैंने देखा है कि तुम हाल ही में स्कूल के अंदर नया निवास स्थान ढूंढ रहे हो। तुम्हारी क्षमता को देखते हुए वर्कशॉप वाला आवास रेजिडेंस मिलना कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर रॉन की आंखें चमक उठीं। निवास स्थान की समस्या हाल ही में उसे परेशान कर रही थी, और अगर वह अल्केमिस्ट प्रमाणन से इसे हल कर सकता है तो यह वाकई एक तीर से 2 निशाने जैसा होगा। क्या मैं वास्तव में स्वतंत्र वर्कशॉप के लिए आवेदन कर सकता हूँ? स्कूल की उदारता से वह थोड़ा हैरान था, खासकर तब जब ऐसे प्रतिभावान जैसे कि ट्रिश ने भी संसाधनों को सेवा अनुबंधों के जरिए प्राप्त किया था। बिल्कुल, स्कूल हमेशा संभावनाशील युवा प्रशिक्षुओं को महत्व देता है, लेडी एलेन ने सिर हिलाते हुए कहा। और वैसे भी तुमने पहले ही अपनी काबिलियत साबित कर दी है। मेरा सिफारिश पत्र तुम्हारे आवेदन की सफलता दर को निश्चित ही बढ़ा देगा। ये स्पष्ट था कि वह केवल सलाह नहीं दे रही थी, बल्कि सहायता का वादा भी कर रही थी। इसी समय दुकान के दरवाजे पर लटकी घंटी हल्के से बजी। स्कूल की आधिकारिक वर्दी में एक संदेशवाहक दरवाजे पर खड़ा था। क्या प्रशिक्षु रॉन राल्फ यहाँ हैं? संदेशवाहक ने चारों ओर देखते हुए पूछा। मैं ही हूँ, रॉन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए जवाब दिया, कुछ हैरान सा। संदेशवाहक ने अपनी कमर से चमड़े की थैली से एक पत्र और एक छोटा पैकेट निकाला। ये फारूक शाही राजधानी से भेजा गया पत्र है, कृपया जांच लें। रॉन ने पत्र स्वीकार किया और उस पर लगे फारूक शाही मोहर को देखा। वह पहले से ही जानता था कि यह पत्र किस बारे में हो सकता है। संदेशवाहक ने झुककर दोनों को सलाम किया। अगर कोई उत्तर देना हो तो कृपया 3 दिनों के भीतर स्कूल के सेंट्रल हॉल में स्थित कम्युनिकेशन कार्यालय में जमा करें। फिर वह मुड़कर दुकान से चला गया। लगता है तुम्हें कोई महत्वपूर्ण खबर मिली है, लेडी एलेन ने सहज भाव से टिप्पणी की। खोल लो इसे, मैं यहाँ का काम लगभग पूरा कर चुकी हूँ। तुम जल्दी जा सकते हो और परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। रॉन ने सिर हिलाया और ध्यान से लिफाफा खोला। पत्र में कुछ विशेष नहीं था, केवल शाही परिवार की औपचारिक लेकिन भावहीन बातें। साथ ही उसके पिता काउंट राल्फ का एक पारिवारिक पत्र भी था, जो हमेशा की तरह सुसंगठित और संक्षिप्त था। उसमें परिवार की हाल की स्थितियों का वर्णन था। रॉन ने जो सोने के सिक्के और संपत्ति शाही परिवार के जरिए अपने घर भेजी थी, उसका अच्छा उपयोग हुआ था, ये जानकर उसे राहत मिली। पत्र के साथ आए पैकेट में 20 नए मैजिक स्टोन फ्रेगमेंट्स थे, जो शुद्ध चमक लिए हुए थे। लगता है अच्छी खबर है, लेडी एलेन ने उत्सुकता से पूछा। रॉन ने संक्षेप में बताया, मॉडल रियल्म से कुछ चीजें आई हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शाही परिवार मुझे इतनी तवज्जो देगा। ये बिल्कुल सामान्य है, लेडी एलेन ने लापरवाही से कहा, मानो वह इसकी अभ्यस्त हो। इस दुनिया में असाधारण शक्ति ही असली संपत्ति है। 6ठे दर्जे के स्टार से अब तक की प्रगति ने तुम्हारी क्षमता साबित कर दी है। शाही परिवार का तुम पर निवेश करना महज भविष्य की तैयारी है। रॉन इससे पूरी तरह सहमत था। एक ऐसी दुनिया में जहां असाधारण शक्ति ही सर्वोच्च है, एक संभावनाशील विजार्ड प्रशिक्षु किसी बड़े जमींदार से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। उसने पत्र और मैजिक स्टोन फ्रेगमेंट्स को ध्यान से रख लिया और विदा लेने के लिए तैयार हो गया। लेडी एलेन ने उसकी ओर देखा। अगर और कुछ नहीं है तो जाओ और परीक्षा की तैयारी करो। याद रखो, शांत रहना, अपनी काबिलियत पर भरोसा करना और परीक्षकों से डरना मत। धन्यवाद मैडम, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। रॉन ने अपने गुरु को गहराई से झुककर सलाम किया और फिर जड़ी बूटी की दुकान से निकल गया। अगली सुबह लेडी एलेन से औपचारिक रूप से स्नातक होने के बाद रॉन ने सेंट्रल हॉल जाकर अल्केमिस्ट प्रमाणन परीक्षा के लिए आवेदन किया। नियमों के अनुसार ऐसी परीक्षाएं आमतौर पर 1 सप्ताह बाद निर्धारित की जाती हैं, ताकि आवेदक अच्छी तैयारी कर सकें। सेंट्रल हॉल की सीढ़ियों पर खड़े होकर रॉन ने ऊपर देखा, ब्लैक मिस्ट जंगल के सदा धुंधले आकाश की ओर। सुबह की धूप बादलों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी, जिससे इस रहस्यमय स्थान में एक दुर्लभ जीवंतता आ गई थी। 1 हफ्ता मेरे लिए पूरी तैयारी के लिए काफी है, वह बुदबुदाया और आवश्यक सामग्रियों की सूची बनानी शुरू कर दी। रॉन ने अपनी छोटी नोटबुक निकाली, जो विभिन्न मैजिक पोशन सामग्री की जानकारी से भरी हुई थी। पिछले हफ्ते ट्रिश के लिए तैयार की गई सामग्री की खेप में कई मूल्यवान वस्तुएं खर्च हो गई थीं, और हाल की प्रयोगशाला गतिविधियों के चलते उसका भंडार लगभग खत्म हो गया था।
तारांकन तारांकन, मुझे बाजार जाकर सामग्री फिर से खरीदनी होगी, खासकर वेलवेट पोलन और इवनिंग प्रिमर। जादूगर, असीमित पेशा स्लॉट्स। अध्याय 73, ब्लेक विदेशी नस्ल विनिमय। सौभाग्य से एक प्रारंभिक प्रशिक्षु से मध्यवर्ती प्रशिक्षु तक आत्मिक शक्ति में जो छलांग होती है वह उतनी स्पष्ट नहीं होती जितनी एक सामान्य व्यक्ति से प्रारंभिक प्रशिक्षु बनने में होती है। जब तक वह स्वयं अपनी शक्ति को प्रकट नहीं करता तब तक एक आधिकारिक जादूगर के लिए भी उसकी असली ताकत का पता लगाना मुश्किल होता है, जब तक कि वे जानबूझकर अपनी आत्मिक शक्ति से जांच न करें। यही उसे अपनी क्षमताओं को छुपाने की संभावना देता है। आखिरकार इस दुनिया में जहां कमजोर ताकतवर का शिकार बनते हैं वहां अपनी प्रतिभा को जल्दी दिखाना समझदारी नहीं है। बाजार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। विभिन्न प्रशिक्षु स्टॉलों के बीच आते जाते दिखाई दे रहे थे। मोलभाव और चीजें बेचने की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं। रॉन सीधे जड़ी बूटी अनुभाग की ओर गया। पहले उसने सबसे जरूरी मूनफ्लावर और वेलवेट पराग खरीदे, फिर कुछ बुनियादी सामग्री जैसे मॉर्निंग ड्यू ग्रास और फायर स्नैक स्केल पाउडर भी ले लिए। सामान लेने के बाद उसने देखा कि एक प्रशिक्षु एक पशु जाति की लड़की को पट्टे में लेकर जा रहा था। तभी उसके मन में एक विचार कौंधा, अब जब मैंने सफलतापूर्वक रसायनज्ञ एल्केमिस्ट की परीक्षा पास कर ली है तो मैं शायद एक स्वतंत्र कार्यशाला के लिए आवेदन करूंगा। तब मुझे दैनिक कार्यों में मदद के लिए कुछ सेवकों की आवश्यकता होगी। मानव क्षेत्र के प्रशिक्षु भरोसेमंद नहीं हैं क्योंकि उनमें से अधिकांश के अपने छिपे हुए इरादे होते हैं। इससे ये सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है कि वे अनुसंधान चोरी नहीं करेंगे या जानकारी लीक नहीं करेंगे। गुलाम व्यापार घराना स्लेव ट्रेडिंग हाउस एक अच्छा विकल्प लग रहा है, उसने सोचा। अनुबंध चिन्हित विदेशी गुलाम कम से कम बुनियादी निष्ठा और मेहनत तो सुनिश्चित कर सकते हैं। बाजार के पूर्वी हिस्से में एक विदेशी गुलाम विनिमय है, वहां जाकर देख ही लेता हूं। दूसरी ओर आंद्रे एक सुनसान खुले स्थान में खड़ा था। उसके चारों ओर पत्थर के टूटे खंभों का घेरा था जिन पर पुरानी जादुई लिपियां खुदी हुई थीं। यह स्थान कभी ब्लैक मिस्ट जंगल में एक जादूगर की प्रयोगशाला हुआ करता था। अब छोड़ दिया गया था और यह उसकी गुप्त साधना के लिए एक उत्तम स्थान बन चुका था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और विशेष सांस लेने की लय के साथ हल्का सा झूलने लगा। उसके शरीर के सभी महत्वपूर्ण मेरिडियन बिंदुओं पर गर्म आवश्यक तेल की एक समान परत पहले ही लगाई जा चुकी थी। उसकी त्वचा लाल हो रही थी लेकिन चेहरा शांत था। तीसरी सांस पूरी करने से पहले आंद्रे ने जेब से एक छोटी बोतल निकाली जिसमें गाढ़ा लाल तरल भरा हुआ था। ये रॉन द्वारा तैयार किया गया क्यूई रक्त औषधि ची ब्लड पोशन था जो नाइट साधना की बाधा को तोड़ने के लिए बनी थी। बिना हिचकिचाहट उसने औषधि पी ली। तुरंत ही उसके शरीर के अंदर की गर्म ऊर्जा उस औषधि से टकराई जिससे एक जबरदस्त रासायनिक प्रतिक्रिया हुई। सुनहरे बालों वाला युवक दर्द से कराह उठा, एक घुटने के बल झुक गया, मुठ्ठियां कस लीं। पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था जैसे कोई जबरदस्त दबाव सह रहा हो। उसके मेरिडियन ऊर्जा से भर चुके थे मानो फटने ही वाले हों। धड़ाम, कोई सुनाई देने वाली आवाज नहीं थी लेकिन उसके शरीर के भीतर एक मौन विस्फोट हो चुका था। ऊर्जा की तेज लहर ने उस बाधा को तोड़ दिया जो उसे लंबे समय से रोक रही थी और पूरे शरीर में फैल गई। एक क्षण में उसके शरीर में सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। उसकी मांसपेशियां अधिक स्पष्ट और टोंड हो गईं, हड्डियां हल्की सी चरमराईं जैसे वे फिर से जुड़ रही हों। त्वचा स्वस्थ चमक लिए दिखने लगी, यहाँ तक कि उसकी सांसें भी अधिक स्थिर और शक्तिशाली हो गईं। आखिरकार आंद्रे ने लंबी सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर खुशी और राहत थी। आखिरकार मैंने तू कर लिया। वह खड़ा हो गया, अपने शरीर में बहती नई शक्ति को महसूस कर रहा था। अब रॉन को यह खुशखबरी बतानी चाहिए, उसने सोचा। लेकिन जब वह अपने कमरे पर लौटा तो देखा कि दरवाजे पर एक चिट्ठी रखी थी। साफ था कि किसी ऐसे व्यक्ति ने छोड़ी थी जो जानता था कि वह यहाँ रहता है। चिट्ठी पर फारूक शाही मुहर देखकर उसकी खुशी एकदम से गायब हो गई। कमरे में जाकर उसने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। प्रिय राजकुमार आंद्रे, लेडी सिंथिया कई बार पूछ चुकी हैं कि आप उन्हें कब मिलने आएंगे और हमें शाही परिवार की ओर से निराशा व्यक्त करनी पड़ी है। फारूक साम्राज्य के 13वें राजकुमार होने के नाते आपसे बुनियादी कर्तव्यों की अपेक्षा की जाती है। कृपया अगले महीने की शुरुआत तक लेडी सिंथिया के टॉवर में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। चिट्ठी में भाषा भले ही सभ्य थी लेकिन आदेश का स्पष्ट भाव था। आंद्रे का चेहरा गहरा हो गया। उसे चिट्ठी के छिपे हुए अर्थ का पता था। शाही परिवार अब धैर्य खो रहा था और उसे उस निर्दयी महिला प्रशिक्षु की खिलौना बनने के लिए भेजना चाहता था। कमबख्त, वह बुदबुदाया लेकिन खुद को जल्दी संभाल लिया। उसने तेजी से जवाबी चिट्ठी तैयार की। प्रिय सर लांस, आपके पत्र के लिए धन्यवाद। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मैंने नाइट साधना में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है और तीसरे स्तर तक पहुंच चुका हूं। शाही परंपरा के अनुसार अब मैं रक्तरेखा जागरण समारोह की तैयारी के योग्य हूं, जो आधिकारिक नाइट बनने से पहले की जरूरी प्रक्रिया है। इस समारोह से पहले 1 महीने का एकांतवास आवश्यक है। ये बहाना इतना ठोस था कि सबसे सख्त सलाहकार भी इसे नकार नहीं सकते थे। कम से कम इससे मुझे 1 महीने का समय मिल जाएगा। उसने राहत की सांस ली और चिट्ठी सील कर दी। अब जब वह एक महत्वपूर्ण स्तर पार कर चुका था तो उसने निश्चय कर लिया कि वह आधिकारिक नाइट बनकर ही रहेगा। और यह सब संभव हुआ था रॉन द्वारा दी गई औषधियों की मदद से। अगर वो क्यूई रक्त औषधि न होती तो वह शायद महीनों तक उसी बाधा में फंसा रहता। रॉन, मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी किस्मत बदलने वाला व्यक्ति तुम बनोगे, आंद्रे ने धीमे से कहा। उसकी आंखों में एक जटिल भावना थी। इस बीच, क्योंकि अभी सुबह ही थी, रॉन ने बाजार के दूसरी ओर के गुलाम व्यापार केंद्र को देखने का फैसला किया। जादुई पत्थर के टुकड़े देकर और सामग्री समेटकर वह पूर्वी बाजार की ओर चल पड़ा। यह क्षेत्र मुख्य बाजार की भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग था। यहाँ की इमारतें नीची और अंधेरी थीं और हवा में पसीने, खून और किसी अजीब मसाले की मिली जुली गंध थी। एक पुराना लकड़ी का बोर्ड जिस पर लिखा था ब्रेक विदेशी नस्ल विनिमय, एक कमजोर खंभे पर लटका था।
सामने दो आधा जानवर आधा मानव रक्षक खड़े थे, जिनके डरावने चेहरे को हरे तेल के लैंप्स की डरावनी रोशनी और भी भयानक बना रही थी। रॉन ने उन्हें देखा और बिना रुके प्रवेश की ओर बढ़ गया। रक्षक पहले तो उसे रोकने ही वाले थे, लेकिन उसके प्रशिक्षु बैच को देखते ही आदर से सिर झुका लिया। जादूगर असीमित पेशा स्लॉट्स। अध्याय 74 कथानक पूर्वावलोकन और लॉन्च घोषणा। सबसे पहले आप सभी पाठकों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके समर्थन की बदौलत मैं एक छोटा मोटा लेखक संजैंग वेब साहित्य नई हवा की उपलब्धि प्राप्त कर पाया। मेरी आज की उपलब्धियां मेरे संपादक ट्रांसपेरेंट की भी देन है, जिन्होंने इस किताब की शुरुआत से ही मुझे बहुत सी सलाहें और प्रोत्साहन दिए। अगर आप में से कोई भी इस किताब को पढ़कर वेब उपन्यास लिखने की कोशिश करना चाहता है तो बेझिझक गोल्ड मेडल एडिटर ट्रांसपेरेंट को ईमेल करें, वे आपको वेब लिटरेचर का एक्सपर्ट बना ही देंगे। मैं लेखक अभी बस एक कॉलेज ग्रेजुएट हूँ जो पास होने के तुरंत बाद बेरोजगार हो गया और अब हर दिन घर बैठकर सिर्फ लिखता हूँ, ये उम्मीद करते हुए कि शायद इससे जिंदगी चल जाए। अगर इसमें असफल हुआ तो फैक्ट्री की नौकरी करनी पड़ेगी। अब मेरी दुख भरी कहानी को यहीं छोड़ते हैं, आप लोग ये सब सुन सुनकर थक गए होंगे। अब मुख्य बात पर आते हैं। यह उपन्यास आज रात 12 बजे लॉन्च हो रहा है। मैंने लेखक ने आज 20,000 शब्द निचोड़कर लिख डाले हैं और लॉन्च के साथ ही 10 अध्याय प्रकाशित कर दूंगा ताकि आप सभी सम्माननीय पाठक दिल खोलकर पढ़ सकें। मैं 10,000 शब्द प्रतिदिन कब तक लिख पाऊंगा, ये सब्सक्रिप्शन के शुरुआती आंकड़ों पर निर्भर करेगा। कम से कम 10 दिन का बेसलाइन है। हर 100 शुरुआती सब्सक्रिप्शन पर एक दिन 10,000 शब्द लिखूंगा। अगर सच में 3,000 सब्सक्रिप्शन हो गए तो 40 दिनों तक लगातार एक्स्ट्रा अध्याय दूंगा और संभव हुआ तो उससे भी आगे। अगर आपको लेखन पसंद आता है तो कृपया रोज समर्थन करें। अच्छे सब्सक्रिप्शन आंकड़े ही मुझे अतिरिक्त अध्याय लिखने की प्रेरणा देते हैं। लॉन्च के बाद की कहानी का पूर्वावलोकन। ये कैसे संभव है? समय पर नियंत्रण। ये तो सिर्फ किसी महान जादूगर की शक्ति हो सकती है। वह युवती, वह महान जादूगर कैसेंड्रा की एकमात्र रक्त संतान है। वह क्राउन कुल की प्रत्यक्ष वंशज है, जिसे महान सत्ता द्वारा संरक्षित किया गया है। अगर तुम सच में उसकी राक्षस भक्षण की बीमारी को ठीक कर सकते हो तो क्राउन कुल का खजाना तुम्हारे लिए खुला होगा। हाँ, ये सब उसकी प्रतिभा की वजह से है, इतनी ज्यादा जादुई शक्ति कि उसका शरीर उसे सहन नहीं कर पाया और अब वह स्वयं को ही खाने लगा है। आंद्रे का पूर्वज झूठ नहीं बोल रहा था, वह सच में उस दैवीय जादूगर रॉन को जानता है। जादूगर, वह तो अब केवल एक किंवदंती है। हैवी नाइट ऑर्डर, मोर्चा संभालो, उस काले चोगा वाले ढोंगी को कुचल दो। लगता है रहस्यमय शक्तियां इस भूमि को बहुत पहले छोड़ चुकी हैं। इतना कि लोग अब जादूगरों के प्रति अपनी आदिम भय को ही भूल चुके हैं। आध्यात्मिक झटका। भ जेड जेड जेड, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। लोगों की ग्रेट एबिस के प्रति लालसा जहर से भी ज्यादा तीव्र है, बीमारी से भी ज्यादा भयावह। यह उन्हें जकड़ लेती है बिना किसी राह फरार के। ये चाहे जितना शाप जैसा लगे, फिर भी साहसी उसमें कूद पड़ते हैं, क्योंकि उनके लिए बिना लालसा के जीना मौत से भी बुरा है। और हम जादूगर हम ही हैं जो इन लालसाओं के शाप को अपने हाथों से सींचते हैं। भागो बेग, जल्दी एस्केप पॉड में जाओ। भागना कहाँ? वह उस पूरे स्टार रिंग को ऐसे झंझनाता है जैसे कोई तार हो। हमने एक ऐसे भयानक दैत्य को छेड़ दिया है जो तारामंडलों को ही चीर देता है। वक्ता ऊपर देखता है, प्रकाश का समुद्र आकाशगंगाओं को निगलता आ रहा है, सब कुछ लीव जाने को तत्पर। अराजकता के समुद्र के मध्य में नियमों के असंख्य टुकड़े शून्य में तैरते हैं जैसे टूटा हुआ दर्पण। शून्य की गहराइयों से करोड़ों जीवों का सामूहिक उच्चारण गूंजता है। समय की नदी का स्वामी, मार्ग द्वार की कुंजी का रक्षक, क्रिम्सन क्राउन का। चुप रहो। रॉन ने हाथ उठाया, नियमों की जंजीर को कुचल दिया। एक रक्तलाल क्रिस्टलीन मुकुट उड़ता हुआ उसके माथे पर जा बैठा। एक मुकुट, असली मुकुट वही होता है जो मैं स्वयं छीन लूं। पेशा परिवर्तन सफल। प्राप्त किया गया पेशा, रक्तदायन राजा, ब्लड विच किंग। ये था आने वाली कहानी का छोटा सा पूर्वावलोकन। कम से कम 20 लाख शब्दों तक तो यह चलेगी। हाँ, लेखक पूरी लगन से लिख रहा है, कृपया आगे की कहानी के लिए उत्सुक रहें। अंत में कुछ मित्रों की किताबों की सिफारिश। मशीन गन रेंज तक ही टैक्स। एक सुपरहिट लेखक की नई किताब पढ़ना शुरू करते ही लत लग जाएगी। हाई मार्शल आर्ट्स आरोहण, रातों रात प्रकाशित ज्ञान की प्राप्ति, टॉप क्वालिटी की रचना। श्राउडेड स्काई, आदिकाल से पथ निर्माण, शायद सबसे बेहतरीन फैन फिक्शन, अवश्य पढ़ें। लाइट नोवेल, मेरे दादा महीने में एक बार अपडेट करते हैं, शानदार रचना। अबंत तनख्वाह के साथ ताकत बढ़ती है, मेरे पास एक अरब कर्मचारी हैं, पिछले सीजन की संजैंग किताब। प्रौद्योगिकी, आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी का आक्रमण, एक और लोकप्रिय पुस्तक, अवश्य देखें। कृपया शुरुआती सब्सक्रिप्शन में समर्थन दें, ये छोटा लेखक आप सभी को नमन करता है। विजार्ड, अनलिमिटेड प्रोफेशन स्लॉट्स। अध्याय 75 नाइटमेयर बीस्ट, जल सर्पमानव और ड्रॉइड। रॉन ने हल्के से सिर हिलाया और चारों ओर देखना शुरू किया। व्यापार केंद्र का अंदरूनी हिस्सा बाहर से जितना दिखता था उससे कहीं अधिक विशाल था। पूरा स्थान लोहे की सलाखों से कई हिस्सों में बांटा गया था, जहां विभिन्न आकारों के पिंजरों में अलग अलग परग्रही प्रजातियों के जीव बंद थे। क्या आप आम सेवकों में रुचि रखते हैं, युद्धदासों में, या शायद प्रयोगात्मक विषयों में? गोलमटोल व्यापारी ने संकोच के साथ पूछा, उसकी आंखें इधर उधर भटक रही थीं। हमारे पास वह सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत हो सकती है। मुझे एक ऐसा दास चाहिए जो मैजिक पोशन असिस्टेंट के रूप में काम कर सके। रॉन ने सीधे अपनी आवश्यकता बताई, साथ ही मैं अन्य प्रकार के दासों के बारे में भी जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है मैं आपकी जरूरत को समझ गया हूँ, महोदय। व्यापारी कुछ उत्साहित हो गया और रॉन को ले जाने के लिए कुछ कदम दौड़ा। हालांकि पहले मैं आपको हमारा नवीनतम स्टॉक दिखाना चाहता हूँ। वह रॉन को पिंजरों की पंक्तियों के बीच से ले जाने लगा, रास्ते में विभिन्न प्रजातियों के गुणों और उपयोगों की जानकारी देता जा रहा था, मानो अपने माल को दिखाने में गर्व महसूस कर रहा हो।
पहला प्राणी जिसने रॉन का ध्यान खींचा वह एक अजीब सा 4 भुजाओं वाला जीव था। उसका चेहरा मनुष्य जैसा था, लेकिन त्वचा हल्की हरी थी और उसकी पीठ पर 2 जोड़े पारदर्शी छोटे पंख थे जो पिंजरे के कोने में सुस्त पड़े थे। यह क्या है? रॉन ने पूछा। ओह, तेज नजर है आपकी, महोदय, व्यापारी ने हाथ मलते हुए कहा। यह एक एलिमेंटल परी का वंशज है, संभवतः एक वायु परी और मानव का मिश्रण। ये जीव बेहद सटीक कार्यों में माहिर होते हैं, विशेष रूप से नाजुक वस्तुओं के साथ काम करने के लिए उपयुक्त। रॉन आगे बढ़ा, उसकी नज़र पिंजरों पर घूमती रही। एक बौना, जिसकी त्वचा गैंडे जैसी मोटी थी, कोने में सिकुड़ा पड़ा था। उसकी मांसपेशियां गांठदार थीं और उस पर ग्रे ब्राउन पत्थर जैसी परतें थीं। उसके माथे के बीच में एक क्रिस्टल पत्थर जड़ा हुआ था। व्यापारी ने बताया कि यह एक बौने और पर्वतीय पत्थर आत्मा का संकर है। उसके माथे का क्रिस्टल पत्थर एक कंट्रोल मार्क था, अगर यह अपने स्वामी के खिलाफ जाता तो वह पत्थर उसकी आत्मा को तीव्र पीड़ा में झोंक देता। इस संकर बौने की त्वचा इतनी कठोर थी कि उस पर न तो तलवार का असर होता था, न ही गोलियों का। साथ ही इसकी प्राकृतिक एंटी मैजिक क्षमता के कारण आम जादुई हमले प्रभावहीन हो जाते थे। ये भी उल्लेखनीय है, व्यापारी ने पिंजरे पर लगी पट्टी की ओर इशारा किया, ये पहले एक पर्वतीय जनजाति का मुखिया था। जब इसे पकड़ा गया था तब इसने हमारी दास पकड़ने वाली टीम के 2 सदस्यों को मार डाला। लेकिन अब उसने पिंजरे पर हल्के से थपथपाया और पूर्व मुखिया एक डरे हुए जानवर की तरह सिकुड़ गया। उसकी आंखों में अत्यधिक भय था। यह अब पूरी तरह से वश में है, इसकी याददाश्त को फिर से आकार दिया गया है और केवल जरूरी कौशल व प्रवृत्तियां बची हैं। वयस्क दासों के लिए हमारा मानक तरीका है, स्वत्व मिटाओ, मूल्य बचाओ। रॉन ने बिना किसी भाव के सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन ये नोट कर लिया। याददाश्त मिटाना और आत्मा का पुनः निर्माण करना अत्यधिक उन्नत मानसिक जादू की मांग करता है। इससे ये स्पष्ट था कि इस व्यापार केंद्र के पीछे की ताकतें साधारण नहीं हैं। यह मामूली दिखने वाला व्यापारी शायद किसी विजार्ड परिवार से हो सकता है। कुछ कदम आगे व्यापारी ने गर्व से एक विशाल लोहे के पिंजरे की ओर इशारा किया। देखिए, यह है एक अनोखा नमूना। अंदर एक विशाल चौपाया जीव था, जिसकी पीठ पर चमगादड़ जैसे पंख थे। आकार में ये घोड़े से 2 गुना था और इसकी त्वचा अस्वस्थ धूसर बैंगनी थी। इसकी पीठ पर विशेष रूप से बनाया गया काठी जैसा हिस्सा था जो सवारी के लिए था। ये दक्षिण पश्चिमी दलदली भूमि से आया एक मिश्रित रक्त वाला नाइटमेयर बीस्ट है, जो खराब मौसम में भी यात्रियों को दर्जनों मील ले जा सकता है बिना रुके। व्यापारी ने धीरे से कहा, हालांकि इसकी एक कमी है, ये केवल रात में सक्रिय रहता है। दिन के समय यह अर्धनिद्रित अवस्था में चला जाता है, लेकिन जो विजार्ड रात में यात्रा करना पसंद करते हैं उनके लिए यह एक लाभ है। यह विशालकाय जीव उनिंदा सा आंखें खोलता है और उसके गले से गहरी घरघराहट की आवाज़ निकलती है। व्यापारी ने बताया कि यह प्राणी स्वाभाविक रूप से जादुई शक्ति की तरंगों को महसूस कर सकता है, जिससे यह अंधेरे में भी रास्ता पहचान सकता है और अधिक जादुई ऊर्जा वाले मार्ग चुनता है। पहले ये जीव झुंड में रहते थे और दलदली रास्तों से गुजरने वालों पर हमला करते थे। अब वश में करने के बाद इनकी आक्रामकता काफ़ी घट गई है, लेकिन उड़ान और संवेदन क्षमताएं पूरी तरह बरकरार हैं। इसकी कीमत है 300 मैजिक स्टोन टुकड़े, जिसमें बुनियादी प्रशिक्षण और कंट्रोल मार्ग भी शामिल है। थोड़ा आगे जाकर रॉन की नज़र एक बड़े कांच के टैंक पर पड़ी जो पानी से भरा था। उसमें 2 जलसर्प बहनें तैर रही थीं। उनके ऊपरी शरीर मानव कन्याओं जैसे थे, लेकिन नीचे का भाग नीले हरे रंग की चमकती सरपुच्छ था। उनकी त्वचा हल्की नीली थी और गर्दन के दोनों ओर कोमल गलफड़े थे। वे पानी में बड़ी ही नज़ाकत से घूम रही थीं। ये बहनें पास के प्रवाल रीफ से लाई गई हैं। ये शुद्ध रक्त वाली जलसर्प हैं, बेहद दुर्लभ। व्यापारी इन दोनों उत्पादों को कुछ अधिक ही पसंद करता दिखा। ये घंटों तक पानी के नीचे सांस लिए बिना रह सकती हैं और इनकी बुद्धिमत्ता मनुष्यों के बराबर है। ये गहरे पानी में दुर्लभ जलीय पौधों को इकट्ठा करने के लिए बेहतरीन होती हैं। और व्यापारी ने आंख मारी और एक संकेतपूर्ण अंदाज में कहा, ये एक विशेष साइरन गीत गा सकती हैं जो उग्र जलीय जादुई जीवों को शांत कर देता है। बेशक कुछ पुरुष खरीदारों को इनकी अन्य उपयोगिताएं भी रोचक लग सकती हैं। रॉन ने जलसर्प बहनों की आंखों में भय और घृणा की चमक देखी। वह व्यापारी की बातों का मतलब भली भांति समझ गया। ये सब कहाँ से आते हैं? उसने जिज्ञासा से पूछा। व्यापारी हंस पड़ा। शायद आपको पता ना हो महोदय, लेकिन इनमें से अधिकतर माल स्कूल की दास पकड़ने वाली टीम से आते हैं। हर साल स्कूल कई टीमें दूरदराज के क्षेत्रों में भेजता है ताकि दुर्लभ सामग्री और प्रजातियां इकट्ठा की जा सकें। अगर उन्हें उपयुक्त जीव मिलते हैं तो वे उन्हें पकड़कर हमारे जैसे लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों को बिक्री के लिए सौंप देते हैं। ऐसा कहते हुए वह रॉन को पिछवाड़े में बने एक अलग बाड़े की ओर ले गया। आपने कहा था कि आप एक ऐसा दास ढूंढ रहे हैं जो मैजिक पोशन असिस्टेंट बन सके। संयोग से हमारे पास एक विशेष उत्पाद है जो शायद आपकी पसंद का हो। इस बाड़े के अंदर जो प्राणी था वह बाकी दासों से स्पष्ट रूप से अलग था। वह एक प्रकार के मानवीय पौधों जैसे शरीर वाला था। उसकी त्वचा हल्की हरी और उस पर छोटे छोटे तराजू थे। उसके बाल मुलायम बेलों जैसे थे। विजार्ड अनलिमिटेड प्रोफेशन स्लॉट्स। अध्याय 76 सिंथिया। जैसे ही रॉन कीमत पूछने ही वाला था, बाजार चौक की दिशा से अचानक हलचल की आवाज़ आई। बाजार से आ रही बहस ने उनकी बातचीत को बीच में ही रोक दिया। व्यापारी ने भौहें चढ़ाईं और माफ़ी मांगते हुए बोला, लगता है कि मुख्य चौक पर कुछ गड़बड़ी हो रही है। वहीं अक्सर प्रशिक्षु वयस्कों की गुलाम द्वंद्व युद्ध हुआ करते हैं। आप चाहें तो पहले एक बार जाकर देख लें। ये सामान यहीं रहेगा, आप जब चाहें लौट कर आ सकते हैं। रॉन ने कुछ क्षण सोचा और स्थिति का जायजा लेने का निश्चय किया, क्योंकि अक्सर सार्वजनिक विवादों के पीछे कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं छिपी होती हैं। जैसे ही वह ब्लेक एक्सचेंज से बाहर निकला, उसके मन में अभी भी व्यापारी से मिली जानकारी गूंज रही थी। कुछ बातचीतों के अनुसार व्यापारी ने बताया था कि स्कूल में लगभग सभी मध्य और उच्च स्तरीय प्रशिक्षु युद्ध गुलामों को प्रशिक्षित करते हैं, जो शक्ति का प्रतीक और आत्मसुरक्षा का व्यवहारिक माध्यम भी है।
शायद जब मेरी स्थिति थोड़ी स्थिर हो जाएगी और मेरी पूंजी अधिक हो जाएगी, तब मुझे भी एक युद्ध गुलाम तैयार करने पर विचार करना चाहिए। रॉन ने मन ही मन सोचा, कोई ऐसा जो दूरी और नज़दीकी दोनों तरह की लड़ाई में सक्षम हो, ताकि वह मेरी लड़ाई शैली को पूरा कर सके। शाम ढलने को थी और बाजार के मुख्य चौक में बड़ी संख्या में प्रशिक्षु एकत्र हो चुके थे, जो एक ढीले घेरे में खड़े थे। रॉन भीड़ में से रास्ता बनाते हुए अंदर की ओर बढ़ा, ये जानने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है। भीड़ के बीच में उसने बड़ी सतर्कता से एक जानी पहचानी आकृति को देखा। भूरे लंबे बालों और लंबी कदकाठी वाली वह त्रिश थी। वह पहले तो उसे अभिवादन करने वाला था, लेकिन जल्दी ही उसने देखा कि त्रिश एक बैंगनी लंबे गाउन पहने महिला का सामना कर रही थी। वो कौन है और ये टकराव क्यों हो रहा है? रॉन ने पास खड़े एक प्रशिक्षु से उत्सुकतावश पूछा। प्रशिक्षु ने पहले तो चिढ़ते हुए सिर घुमाया, लेकिन जैसे ही उसने रॉन को पहचाना, उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक उभरी और वह थोड़ा सौम्य हो गया। प्रशिक्षु रॉन, काफी समय बाद मुलाकात हुई। उसने सिर हिलाकर कहा, मैं नॉरिस हूँ। हम पिछले महीने उस डेरेन उत्परिवर्तन घटना के दौरान मिले थे, जब कानून प्रवर्तन टीम ने कार्यवाही की थी। रॉन को ये नाम ज्यादा याद नहीं था, लेकिन ये साफ था कि लेडी एलन और होल्ट की नज़रों में उसकी जो प्रतिष्ठा थी, वह अन्य प्रशिक्षुओं पर गहरा प्रभाव छोड़ चुकी थी। उसने विनम्रता से सिर हिलाया। नमस्ते प्रशिक्षु नॉरिस। वहाँ क्या हो रहा है? नॉरिस की नज़रें भीड़ के केंद्र की ओर गईं और वह धीरे से बोला। जो आमने सामने खड़े हैं वे हैं प्रशिक्षु त्रिश और प्रशिक्षु सिंथिया। त्रिश विजार्ड कोरिना की शिष्या है, जबकि सिंथिया विजार्ड मार्साला की प्रिय शिष्या है। उनके गुरु हमेशा से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं और उनके छात्रों के बीच टकराव आम बात है। उनके बीच झगड़ा किस बात को लेकर है? रॉन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। कहा जा रहा है कि यह एक प्राचीन दस्तावेज को लेकर है जो स्टारलाइट ऊर्जा रूपांतरण पर आधारित है। नॉरिस ने सिर हिलाते हुए कहा। ऐसे दुर्लभ दस्तावेज अक्सर विवाद का कारण बनते हैं और दोनों ही इसे अपने अपने गुरु के शोध से जोड़ रही हैं। रॉन थोड़ा उलझ गया। भले ही ब्लैक मिस्ट स्कूल में संसाधनों की कमी हो, लेकिन दो आधिकारिक विजार्ड इतनी छोटी बात पर खुलकर लड़ेंगे, यह अजीब लगता था। शायद यह महज एक बहाना हो, पर लगता है बात महज बहस तक सीमित नहीं रहेगी। ये लोग सच में लड़ने वाले हैं। नॉरिस की बातों ने उसकी सोच को तोड़ा। भीड़ में अब कानाफूसी तेज हो गई थी। कुछ लोग उत्साहित थे, कुछ चिंतित और कुछ मजा ले रहे थे। त्रिश खुले मैदान के एक सिरे पर खड़ी थी। उसका चेहरा शांत, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास की झलक थी। दूसरी ओर बैंगनी रेशमी गाउन में एक महिला खड़ी थी, जिसके सिर पर स्टारलाइट स्टोन जड़ा मुकुट था और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। उसकी उम्र त्रिश से काफी अधिक लग रही थी। उसकी आंखों में एक तरह की ठंडी घमंड और तिरस्कार झलक रहा था। क्या वो सिंथिया है? रॉन ने धीमे से नॉरिस से पूछा। हाँ, वही है। नॉरिस ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज में एक अदृश्य डर था। वह आसान शख्स नहीं है। सुना है उसके पुरुष सेवकों की औसत उम्र 6 महीने से ज्यादा नहीं होती। सेवक? रॉन की भौहें तनी। वह तो एक उन्नत प्रशिक्षु है। उसे अपनी ऊर्जा साधना में लगानी चाहिए, न कि सेवकों से खेलने में। यही तो उसकी सबसे बड़ी निजी रुचि है, नॉरिस ने धीरे से कहा। सिंथिया कई वर्षों से उन्नत प्रशिक्षु है और वह कैंडिडेट विजार्ड सीक्वेंस की सदस्य भी है। ये कैंडिडेट विजार्ड सीक्वेंस क्या होता है? रॉन ने ऐसा पूछते हुए अनजान बनने की कोशिश की। हालांकि वह इस विषय में काफी कुछ प्राथमिक प्रशिक्षु पुस्तिका से पढ़ चुका था, लेकिन चूंकि नॉरिस ने खुद इस विषय को उठाया था, वह अधिक ठोस जानकारी लेना चाहता था। नॉरिस ने इधर उधर देखा कि कोई सुन न रहा हो, फिर धीरे से बताया। यह एक विशेष सूची है जिसमें केवल वही प्रशिक्षु शामिल किए जाते हैं जो आधिकारिक विजार्ड बनने की संभावना रखते हैं। स्कूल उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक देता है और उच्च स्थान वाले प्रशिक्षुओं को अधिक संसाधन और अवसर मिलते हैं। तो त्रिश भी इस सूची में है, सही? रॉन ने और पूछा। हाँ, वह हाल ही में शामिल हुई है, 1-2 महीने पहले। नॉरिस ने सिर हिलाया। लेकिन उसकी आध्यात्मिक प्रतिभा असाधारण है। इस वजह से उसे शुरू में ही काफी ऊंचा स्कोर मिला, जो कथित तौर पर पुराने सदस्यों से भी अधिक था, यहाँ तक कि सिंथिया से भी। तो फिर इस झगड़े की असली वजह दस्तावेज नहीं है? रॉन ने तुरंत असली मुद्दा पकड़ लिया। तुम काफी तेज हो। असल में इसका दस्तावेज से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई और होता तो नॉरिस शायद इतनी जानकारी न देता, लेकिन रॉन की टीम कैप्टन के सामने की प्रतिष्ठा को देखकर उसने जानकारी साझा की। वो दस्तावेज दोनों विजार्ड्स के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। सिंथिया ने बस इसे एक बहाने के तौर पर चुना है ताकि वह त्रिश की बढ़ती प्रतिष्ठा को दबा सके और अपनी सीक्वेंस रैंकिंग को बेहतर कर सके। उसी समय मैदान के केंद्र में माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया जब सिंथिया शाही अंदाज में बीच में आई। मेरी प्यारी छोटी त्रिश, सिंथिया ने कहा। उसकी आवाज़ शहद जैसी मधुर थी, लेकिन हर शब्द में छुपा हुआ जहर था। क्या तुम सच में मानती हो कि वह प्राचीन पांडुलिपि लेडी कोरिना की होनी चाहिए? बिल्कुल, त्रिश ने शांति से उत्तर दिया, सिंथिया के दबाव से डरे बिना। उस पांडुलिपि में स्टार मैपिंग और आध्यात्मिक तरंगों के बीच गूंज सिद्धांत दर्ज है, जो मेरी गुरु कोरिना के हालिया शोध का प्रमुख विषय है। ओह, विजार्ड अनलिमिटेड प्रोफेशन स्लॉट्स। अध्याय 77, वन्य शिकारी, हथियार विशेषज्ञ, हृदयभक्षी तांत्रिक। त्रिश ने हल्के से अपनी भौहें सिकोड़ ली, जैसे वह कुछ अनुमान लगा रही हो। तुम्हारा मतलब है गुलाम द्वंद्व? सिंथिया ने गर्व से घोषणा की। एक अनुक्रम सदस्य होने के नाते तुम इतनी वैध शक्ति प्रदर्शनी से इनकार तो नहीं करोगी, है ना? भीड़ में तुरंत उथल पुथल मच गई। स्कूल में गुलाम द्वंद्व असामान्य नहीं थे, लेकिन दो संभावित विजार्ड प्रतिभाओं के बीच ऐसा उच्चस्तरीय मुकाबला बेहद दुर्लभ था। गुलाम द्वंद्व एक प्रशिक्षु की प्रशिक्षण और मार्गदर्शन क्षमता का प्रदर्शन होता है, और यह अनुक्रम में अपनी रैंकिंग अंक बढ़ाने का एक अहम जरिया भी है। नॉरिस ने यह कहते हुए रॉन के पास ज्ञान बघारा। सिंथिया का ये दांव बेहद चतुर है। अगर त्रिश इनकार करती है तो उसे डरपोक माना जाएगा और उसके अनुक्रम अंक जरूर कटेंगे। अगर वह स्वीकार कर लेती है तो सिंथिया के लंबे समय से प्रशिक्षित अर्धजंतु योद्धा की ताकत को देखते हुए त्रिश के जीतने की संभावना बहुत कम है।
ट्रिश कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में जटिल भावनाएं झलक रही थीं। अंततः उसने अपने वस्त्र से एक जादुई पत्थर के टुकड़ों की थैली निकाली, जो साक्ष्य सोने विटनेस गोल्ड के रूप में पेश की जाती है। चूंकि वरिष्ठ ने इस विवाद को गुलाम द्वंद्व से सुलझाने का सुझाव दिया है, मैं स्वाभाविक रूप से स्कूल की परंपराओं का पालन करूंगी। बिल्कुल स्पष्टवादिता है। सिंथिया ने आत्मविश्वास से मुस्कुराकर अपने वस्त्र से जादुई पत्थरों की थैली निकाली। इतने सारे सहयोगियों की मौजूदगी में आज का परिणाम सब देखेंगे। ट्रिश ने पीछे इशारा किया। एक नन्ही महिला सेविका सामने आई, जो जंजीरों से बंधे एक शिकारिन को लेकर आए। वह तेंदुआ जाति की शिकारी थी। उसका कद 1.8 मीटर से थोड़ा ऊपर, मजबूत, सुडौल और उसकी मांसपेशियां किसी भी मानव स्त्री से कहीं अधिक विकसित थीं। उसकी आंखों की पुतलियां लंबवत थीं, जो धूप में ठंडी चमक बिखेर रही थीं। होंठों के बीच से धारदार दांत झांक रहे थे और उसकी पतली पूंछ चौकन्नी हलचल कर रही थी। ली युए, आज वह दिन है जब तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखानी है, ट्रिश ने नर्म स्वर में कहा। उसके लहजे में एक दुर्लभ कोमलता थी। हमारे प्रशिक्षण को याद रखना, ध्यान केवल युद्ध पर रखना। ली युए ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक थी। ट्रिश ने अपने वस्त्र से एक छोटी शीशी निकाली जिसमें गहरे लाल रंग का तरल था, रॉन द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया ब्लडलाइन सक्रियण द्रव्य। इसे पी लो, ट्रिश ने आदेश दिया। दुष्प्रभावों की ज्यादा चिंता मत करना, फॉर्मूला सुधारा गया है। ली युए ने शीशी को लिया और पूरा पी गई। जैसे ही द्रव्य उसके शरीर में गया, एक चौंकाने वाला परिवर्तन शुरू हुआ। उसकी त्वचा के धब्बे चमकने लगे, उनका रंग हल्के सुनहरे से बदलकर पिघले नारंगी लाल जैसा हो गया, जैसे उसकी त्वचा के नीचे तारे बह रहे हों। मांसपेशियां और ठोस व शक्तिशाली हो गईं, जोड़ों से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। सबसे आश्चर्यजनक बदलाव उसकी आंखों में था। लंबवत पुतलियां पूरी तरह सुनहरी हो गईं, जैसे पिघला सोना चमक रहा हो, मानो दो छोटे सूरज हों। उसने कुछ गहरी सांसें लीं, नए शक्ति प्रवाह में खुद को ढालते हुए। रॉन ने ये परिवर्तन देखा और अवाक रह गया। यद्यपि ये द्रव्य उसी की रचना थी, मगर इसका असर उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। ये साफ था कि ली युए की रक्तरेखा की शुद्धता बहुत उच्च थी, जिसे ब्लडलाइन एक्टिवेशन एजेंट ने पूर्ण रूप से सक्रिय कर दिया। इस समय ली युए की आभा पूरी तरह बदल चुकी थी। वह इतनी दबावपूर्ण थी कि कुछ अनुभवी प्रशिक्षु भी असहज हो उठे। ये तो पूर्ण रक्तरेखा जागरण है, नॉरिस ने हैरानी से कहा और रॉन को समझाया। कहा जाता है कि तेंदुआ जाति में केवल मोनोक ब्लडलाइन वाले ही इस स्तर तक पहुंच सकते हैं। रॉन के मन में जानवर जातियों की रक्तरेखा आधारित पेशाओं की जानकारी कौंध गई। वन्य शिकारी, हथियार विशेषज्ञ, हृदयभक्षी तांत्रिक, ये सभी असाधारण पेशे थे जिनकी शक्ति व्यवस्था और उन्नयन मार्ग अलग अलग होते हैं। कहा जाता है कि इनमें से श्रेष्ठ लोग एक आधिकारिक विजार्ड के समकक्ष बन सकते हैं। ली युए द्वारा प्रदर्शित रक्तरेखा जागरण वन्य शिकारी पेशे के प्रवेश द्वार को छू रहा था। और बीस्ट रेस जंतु जाति की पेशाओं की ऊपरी सीमा भी कम नहीं। दंतकथाओं में वर्णित मोनोक तो एक महान विजार्ड से भी टक्कर ले सकते हैं। अगर मुझे इससे संबंधित असाधारण ज्ञान और प्रशिक्षण विधियां मिल जाएं, रॉन सोचने लगा। उद्धरण चिन्ह ... तो शायद मैं भी ऐसे पेशा पथ खोल सकूं। हालांकि विजार्ड, नाइट और एल्केमिस्ट मेरे लिए अभी भी सबसे उपयुक्त विकल्प हैं। जादूगर, अनलिमिटेड प्रोफेशन स्लॉट्स। अध्याय 78, एक खुली मुट्ठियों की लड़ाई। पब फ्यूचर विज्ञापन। वह इधर उधर नजर दौड़ाए। उसकी नज़र भीड़ के किनारे पर नॉरिस पर पक्की हो गई, जो रॉन से बात कर रहा था। मैं लॉ एन्फोर्समेंट टीम के प्रशिक्षु नॉरिस से अनुरोध करता हूं कि वह इस द्वंद्वयुद्ध का निष्पक्ष गवाह बने। नॉरिस ने भीड़ की अचानक उसकी ओर टिकी निगाहें महसूस की और वह थोड़ा चौंक गया। लेकिन सिथनिया की तीव्र नज़र दूर से देखकर उसके पास हिम्मत जुटाने के सिवा कोई चारा नहीं था और वह कुछ कदम आगे बढ़ा। मैं इस द्वंद्वयुद्ध का गवाह बनने के लिए सम्मानित महसूस करता हूं। नियमों के अनुसार दोनों मास्टर अपने दासों को द्वंद्वयुद्ध शुरू होने से पहले एक बार संवर्धन प्रदान कर सकते हैं। द्वंद्वयुद्ध शुरू होने के बाद केवल मौखिक मार्गदर्शन की अनुमति है और सीधे हस्तक्षेप मना है। द्वंद्वयुद्ध तब समाप्त होगा जब एक पक्ष हार मान ले या लड़ना जारी न रख सके। उसने दोनों दासों की तरफ देखा, विशेषकर हाफ बीस्टमैन से निकल रही हल्की लालिमा पर ध्यान दिया, होंठ दबाए, लेकिन अंततः कोई आपत्ति नहीं जताई। नॉरिस ने दोनों पक्षों द्वारा दी गई गवाह सोना स्वीकार किया और अपने हाथ में तांबे का टोकन उठाया। दोनों पक्ष तैयार हो जाएं, अब शुरू करें। जैसे ही ये शब्द कहे गए, जानवर जैसी महिला शिकारी तीर की तरह आगे बढ़ी। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसकी छवि पीछे छूट गई जैसी लग रही थी। वह सीधे अपने प्रतिद्वंदी पर हमला करने के बजाय तेजी से हाफ बीस्टमैन के चारों ओर घूमती रही। उसके पंजे हवा में तेज झोंके की तरह कट रहे थे। हाफ बीस्टमैन ने गर्जना की और अपने विशाल मुट्ठियों से हमला करने की कोशिश की, लेकिन हर बार सिर्फ हवा को मारा। जानवर महिला की चाल इतनी तेज थी जैसे सुनहरी बिजली की चमक, लगातार अपनी स्थिति बदलती रहती, जिससे हाफ बीस्टमैन के हमले हमेशा पीछे छूट जाते। जल्दी मत करो ब्रुश, वह बस तुम्हारी ताकत खर्च करवा रही है, सिथनिया ने शांतिपूर्वक आदेश दिया। चौड़े क्षेत्र के हमले शुरू करो। हाफ बीस्टमैन ने सलाह मानी और तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। उसने गहरी सांस ली और अचानक जोर से जमीन पर पैर मारा, जिससे पूरी जमीन कांप उठी। जमीन से उठी धूल ने एक छोटी धुंधला पर्दा बना दिया, जिससे जानवर महिला की दृष्टि कुछ देर के लिए बाधित हो गई। ऊपर, ली युए, ट्रिश ने तुरंत चिल्लाया। उसकी आवाज में तर्क की शांति थी। जानवर महिला ने जल्दी प्रतिक्रिया दी, लगभग स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर छलांग लगाई और हाफ बीस्टमैन के विशाल मुट्ठी के धुंध के पर्दे के बीच से निकलने से बच गई। वह हवा में पलटी लगाते हुए अपने तेज पंजों से हाफ बीस्टमैन के कंधे को काटा, जिससे खून बहने लगा। हाफ बीस्टमैन दर्द से गर्जना कर उठा और फिर एक क्षैतिज स्वाइप से फिर हमला किया। इस बार जानवर महिला पूरी तरह बच नहीं पाए। उसकी पसलियों में चोट लगी और वह कुछ मीटर तक उड़ती हुई जमीन पर गिर पड़ी। जल्दी उठो ली युए, ट्रिश ने गंभीरता से कहा। तो मुझसे कहीं तेज हो, सीधे लड़ाई मत करो।
जानवर महिला ने जल्दी से लुढ़क कर खड़े होने की कोशिश की, उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था, लेकिन वह जल्दी ही लड़ाई की इच्छा से भर गई। उसने गहरी सांसें ली और ऐसा लगने लगा कि उसकी खास नस्ल की शक्ति और भी प्रभावी होने लगी है। उसकी चाल और भी सहज और गति बढ़ गई। हम खुद को अधिक समझती हो, सिथनिया ने तंज कसा। तुम्हारी जानवर महिला ग्रोश के आधे से भी कम वजन की है। इतनी भारी शारीरिक भिन्नता में सिर्फ गति से कोई फायदा नहीं होगा। ताकत ही जीत का एकमात्र मापदंड नहीं है, ट्रिश ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। लड़ाकू बुद्धिमत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जानवर महिला ने अपनी रणनीति बदलनी शुरू की। अब वह सीधे हमले के बजाय हाफ बीस्टमैन की दृष्टि और क्षेत्र को बाधित करती रही। वह अचानक आगे बढ़ती, हाफ बीस्टमैन को हल्की चोट लगाती, फिर तेजी से पीछे हट जाती, हर बार उसके काउंटर अटैक से बचती। भीड़ उसकी अद्भुत लड़ाकू कला देखकर दंग रह गई। रॉन ने ध्यान दिया कि जानवर महिला की चालें भले ही यादृच्छिक लग रही थीं, लेकिन वास्तव में उनकी एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई लय और मार्ग था, जो प्रणालीबद्ध प्रशिक्षण का संकेत देता था। हाय, इस हंटर की बेटी को इतनी संसाधन कहाँ से मिले जो उसने अपने दास को इतना प्रशिक्षित किया? सिथनिया ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों में चिढ़ झलक रही थी। हाफ बीस्टमैन की चालें धीरे धीरे धीमी हो गईं। उसके शरीर पर कई चोटें थीं, जो गहरी नहीं थीं लेकिन खून बहुत बहा चुकी थीं। उसकी सांसें भारी हो गईं और उसकी आंखें, जो पहले क्रोध से भरी थीं, अब थकावट दिखा रही थीं। ब्रुश, अब समय है। सिथनिया ने अचानक आवाज उठाई। फ्रेंजी चालू करो। हाफ बीस्टमैन ने सिर उठाया और एक भयानक गर्जना की। उसका शरीर जोर से कांपने लगा, उसकी त्वचा पर लालिमा तेज हो गई और उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गईं। मांसपेशियां उसकी त्वचा के नीचे उभरने लगी, जैसे जीवित हों। उसका आकार लगभग 1/3 बढ़ गया। हाफ बीस्टमैन ने गर्जना की, जोर से जमीन पर पैर मारा, जिससे जमीन पर बड़ी दरारें पड़ गईं और चट्टानों के टुकड़े शैल के रूप में जानवर महिला की ओर उड़ने लगे। ली युए, जो आश्चर्यचकित थी, उड़ते हुए मलबे से चोट खाई, दर्द से चिल्लाए और खून उसके शरीर से रिसने लगा। वह जल्दी सुरक्षित दूरी पर चली गई। फ्रेंजी, भीड़ से जयकारें उठीं। रॉन ने अपनी आंखें तरेरते हुए मैदान की स्थिति को ध्यान से देखा। फ्रेंजी में हाफ बीस्टमैन को गति और शक्ति में भारी बढ़ोतरी हुई, लेकिन वह और भी नियंत्रित करना मुश्किल हो गया और आत्मविनाशकारी प्रवृत्तियां दिखाने लगा। जानवर महिला ने भी खतरे को महसूस किया और उसकी चालें और सतर्क हो गईं। वह सुरक्षित दूरी बनाए रखती रही और हल्के हमले की हिम्मत नहीं की। ली युए, अपने प्रशिक्षण को याद रखो, उसकी कमजोरी ढूंढो। ट्रिश ने शांत और दृढ़ आवाज में आदेश दिया। जानवर महिला ने सिर हिलाया और अपनी तेज गति वाली चालें जारी रखीं। इस बार उसकी चाल में पैटर्न दिखने लगा। हर बार वह हाफ बीस्टमैन के बाएं से हमला का बहाना बनाती और फिर जल्दी पीछे हट जाती। कुछ बार ऐसा होने पर हाफ बीस्टमैन ने इस पैटर्न को पकड़ लिया और उसकी चालों की उम्मीद करने लगा। जैसे ही वह बाएं से अगले हमले का सामना करने को तैयार था, जानवर महिला अचानक दिशा बदलकर दाएं से बिजली की तरह घुसी। उसके तेज पंजे सीधे उसकी गर्दन पर निशाना साधे। बचाव कर, बेवकूफ, सिथनिया ने चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हाफ बीस्टमैन मुश्किल से अपनी गर्दन बचा पाया, लेकिन उसका गला और सीना कट गए, गहरे घाव बने। खून बहने लगा और वह कुछ कदम पीछे हट गया। उसके आंखों में जो लालिमा थी वह धीमी पड़ने लगी। ब्रुश, उठो, सिथनिया ने लगभग दहाड़ते हुए कहा। हड्डियां टूट भी जाएं, मेरे लिए लड़ते रहो। हाफ बीस्टमैन ने दर्द से दांत पीसते हुए फिर से हमला किया, लेकिन इस बार उसकी चालें धीमी थीं। शरीर लड़खड़ा रहा था, स्पष्ट रूप से अत्यधिक रक्तस्राव के कारण थका हुआ दिख रहा था। जानवर महिला ने उसे आराम नहीं दिया। तेजी से उसकी पीठ के पीछे घुसी, जोर से कूदी। उसके पंजे तेज छुरों की तरह हाफ बीस्टमैन की पीठ में गहरे घुस गए और फिर उसे फाड़ दिया। आर्ग, हाफ बीस्टमैन ने दर्द भरी आवाज निकाली और जमीन पर गिर पड़ा। फिर उठने की ताकत नहीं बची। ठीक है, रुक जाओ, ट्रिश ने शांतिपूर्वक आदेश दिया। बस इतना ही काफी है। जानवर महिला तुरंत हाफ बीस्टमैन से कूद गई, सुरक्षित दूरी पर हट गई, लेकिन सतर्क बनी रही। पूरे अखाड़े में सन्नाटा छा गया। हर कोई इस लड़ाई के परिणाम से स्तब्ध था। ट्रिश, जो अभी अभी आई थी, ने आश्चर्यजनक रूप से सिथनिया के क्रूर हाफ बीस्टमैन योद्धा को दास द्वंद्व युद्ध में हराया था। हाँ, तुम्हारे पास कौशल है, मैं हार गई, सिथनिया ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा और अनिच्छा स्पष्ट थी। दास द्वंद्व युद्ध के नियमों के अनुसार विजेता प्रशिक्षु ट्रिश है। नॉरिस ने सिथनिया की ओर कुछ नर्वस नजर डाली और जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी तो जोर से घोषणा की। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों के प्राथमिक उपयोग के अधिकार मास्टर कोरिना के पक्ष में है और इस द्वंद्व युद्ध का परिणाम कैंडिडेट विजार्ड अनुक्रम के स्को मूल्यांकन में दर्ज किया जाएगा। ट्रिश ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। फिर उसने भीड़ में रॉन को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। वह भीड़ से निकलकर रॉन की ओर बढ़ी, जो अपने आप रास्ता बना गया। जादूगर, अनलिमिटेड प्रोफेशन स्लॉट्स। अध्याय 79। क्या आप सच में तैयार हैं? रॉन, बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। ट्रिश की आवाज काफी हल्की थी। यहाँ तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। ट्रिश, द्वंद्व युद्ध जीतने के लिए बधाई। रॉन थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने दिल से बधाई दी। तुम्हारी तेंदुआनी बेहद ताकतवर है। ये दृश्य आसपास के प्रशिक्षुओं में हैरानी और ईर्ष्या की फुसफुसाहटें पैदा कर गया। क्या ये, रॉन, क्या वही नहीं, लेडी एलन की नई सहायक? मैंने उसे हर्ब की दुकान में देखा है। ट्रिश उसे जानती है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी तेंदुआनी इतनी ताकतवर है। उसने कोई खास उन्नत जादुई दवा इस्तेमाल की होगी। ओह, देखो सिंथिया का चेहरा, जैसे किसी को मार डालना चाहती हो। ट्रिश की आसान जीत और रॉन के साथ उसकी पहचान ने उसकी स्थिति को निश्चित रूप से भीड़ में ऊंचा कर दिया। जो लोग पहले उसे कुछ संदेह की नज़र से देखते थे, अब वे उसका सम्मान करने लगे। सिंथिया दूर खड़ी थी। उसकी आंखों में ईर्ष्या और क्रोध साफ नजर आ रहे थे। वह ट्रिश के साथ खड़ी तेंदुआनी को घूर रही थी। उसकी नज़रें काली और गहरी थीं। ट्रिश की तेंदुआनी ने जरूर कोई उन्नत दवा इस्तेमाल की है और वह सामान्य नहीं है। उसने अपने मन में सोचा, एक सामान्य दवा का इतना असर नहीं होता। उसने ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली जादुई दवा कहाँ से हासिल की?
उसने भौहें चढ़ाईं और उसकी नज़र रॉन पर पड़ी जो ट्रिश से बात कर रहा था। उसके दिल में हल्की बेचैनी उठी। एलन, उस बूढ़ी जादूगरनी की छात्रा। सिंथिया ने तिरछी नज़रों से देखा। क्या यही ट्रिश की अचानक तरक्की का रहस्य है? क्या संयोग है? दूसरी तरफ ट्रिश ने रॉन को मुस्कुराकर कहा, मैं तो कुछ दिनों में तुम्हें अगले बैच की जादुई दवाओं के लिए ढूंढने वाली थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तुमसे मिल जाऊंगी। उसने तेंदुआनी के कंधे को हल्के से सहलाया। उसकी आंखों में गर्व साफ झलक रहा था। पिछली बार तुमने जो रक्त संचरण सक्रियक एजेंट तैयार करने में मेरी मदद की थी, उसने कमाल कर दिया। लियुए की लड़ाकू क्षमता कम से कम 30% बढ़ गई और युद्ध के दौरान उसकी पुनर्प्राप्ति और दर्द नियंत्रण की क्षमता खास तौर पर दिखी। ये सुनकर रॉन ने हल्की मुस्कान दी, राहत महसूस की, लेकिन फिर वह हिचकिचाया और बोला, माफ करना ट्रिश, मुझे डर है कि मैं निकट भविष्य में तुम्हारे लिए जादुई दवाएं तैयार नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर ट्रिश ने तुरंत कुछ चिंता के साथ पूछा, क्यों? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? अगर मैं कुछ मदद कर सकती हूं तो। अरे चिंता मत करो, असल में मुझे हाल ही में रसायनज्ञ प्रमाणन परीक्षा की तैयारी करनी है। रॉन ने उसकी चिंता देखकर थोड़ा समझाया। इसमें बहुत समय लगना और अभ्यास करना होता है, इसलिए शायद मैं नए ऑर्डर नहीं ले पाऊंगा। रसायनज्ञ प्रमाणन। भूरे बाल वाली लड़की की आंखें थोड़ी बड़ी हुईं, लेकिन फिर सामान्य हो गईं। उसकी आंखों में प्रशंसा की चमक थी। तुम्हारी जादुई दवा कौशल के साथ प्रमाणन के लिए आवेदन करना स्वाभाविक है। ऐसे स्तर पर तुम शायद हम प्रशिक्षुओं में सबसे उत्कृष्ट हो। दोनों चौक में बिना किसी और की मौजूदगी के जैसे आराम से बातचीत कर रहे थे। अधिकांश औसत प्रशिक्षुओं के लिए एक प्रतिभाशाली उम्मीदवार जादूगर के साथ बातचीत करना ही एक बड़ी बात थी। रॉन और ट्रिश की लगभग समान बातचीत शैली ने कई प्रशिक्षुओं को बहुत ईर्ष्यालु बना दिया। परीक्षा कब है? ट्रिश ने चिंता से पूछा। 1 हफ्ते में, रॉन ने जवाब दिया। मैं परीक्षा में आने वाली रेसिपी का अभ्यास करने के लिए कुछ सामग्री खरीदने जा रहा हूँ। समझ गई। ट्रिश ने सिर हिलाया। वैसे अगर आज तुमने वो खास जादुई दवाएं नहीं दी होती तो मेरे लिए युए आधा जानवर वाले को हराने में सफल नहीं हो पाती। उसने जमीन पर पड़े आधा जानवर को देखा जो मुश्किल से जिंदा था। उसकी आंखों में सहानुभूति की झलक थी। वो फैंसी क्रिस्टल एक प्रतिबंधित वस्तु है, लेकिन सीक्वेंस के सदस्यों के बीच ऐसे सामान आम है और कोई शिकायत नहीं करता। थोड़ी दूरी पर सिंथिया काफी समय से अनदेखी की जा रही थी। उसका चेहरा तीव्र रूप से मरोड़ गया था। न केवल वह द्वंद्वयुद्ध हार चुकी थी, बल्कि विजेता द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज भी की गई थी, जो उसके लिए अपने अभिमान के साथ एक बहुत बड़ी अपमान थी। सिंथिया उम्मीदवार जादूगर सीक्वेंस में प्रवेश के बाद से अंक और संसाधन जमा करने की कोशिश कर रही है। ट्रिश ने रॉन से फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसका प्रदर्शन कभी अच्छा नहीं रहा। अगर मार्साला का समर्थन नहीं होता तो उसकी रैंकिंग और भी कम होती। इस बार उसने मुझे आसान लक्ष्य समझा क्योंकि मैं अभी सीक्वेंस में नहीं थी। अगर तुमने जादुई दवा का समर्थन नहीं किया होता तो शायद मैं इस बार खतरे में होती। जैसे ही सिंथिया क्रोध से फटने वाली थी, उसकी पीठ के पीछे एक साया धीरे धीरे प्रकट हुआ। सिंथिया, एक गहरी और शांत आवाज ने उसके कान में कहा, मैं तुम्हें अभी बर्बाद होने की सलाह नहीं देता। सिंथिया ने अपना सिर घुमाया और देखा कि ओलिवर वहां खड़ा है, अपने सामान्य परफेक्ट मुस्कान के साथ। उसकी नजरें नर्म थीं, लेकिन उनमें अवश्य ही एक अधिकार था और सिंथिया का क्रोध तुरंत ठंडा हो गया। मुझे रास्ता दो, ओलिवर, उसने नीचे आवाज में कहा। उसकी आवाज में गहरी नफरत थी। मैंने एक महत्वपूर्ण लड़ाई का गुलाम खो दिया और उस शिकारी की नीच बेटी से अपमानित हुई। एक अस्थायी हार पर अधिक ध्यान न दो, ओलिवर ने नरमी से कहा। उसकी नजरें दूर खड़े रॉन पर जा रही थीं। और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। उसने सिंथिया के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए और उसका चेहरा धीरे धीरे क्रोध से सदमे में बदला, अंततः एक असामान्य उत्साह में बदल गया। यह अविश्वसनीय है, उसने नीचे आवाज में कहा। तुम सच में फैसला कर लिए हो? बिल्कुल, ओलिवर ने सिर हिलाया, लेकिन अब समय नहीं है। चलो वापस चलते हैं और धीरे धीरे बात करते हैं। वह मुड़ा और जाने लगा और थोड़ी देर के लिए झिझकते हुए सिंथिया ने ट्रिश को तीखी नजरों से देखा, फिर ओलिवर का पीछा किया। रॉन ने यह दृश्य देखा और उसके दिल में एक चेतावनी की घंटी बज उठी। दोनों के जाने के बाद उसने देखा कि 2 सेवक चुपचाप आए, धीरे से एक बड़ा थैला घायल आधा जानवर पर डाल दिया और फिर उसे कुशलता से घसीटते हुए ले गए। पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की और आसपास के प्रशिक्षुओं ने भी उस दिशा में देखने की जहमत नहीं उठाई, जैसे ये सबसे सामान्य बात हो। इस आधा जानवर योद्धा का क्या होगा? रॉन ने नॉरिस से सामान्य तौर पर पूछा। नॉरिस ने अपने जेब में विटनेस गोल्ड रखा और कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, हराया हुआ गुलाम। आमतौर पर हालत अच्छी नहीं होती। अगर चोटें मामूली हों तो उसे बेच दिया जाता है। अगर चोटें गंभीर हों, जैसे इस आधा जानवर की, तो उसे स्कूल के संसाधन पुनर्चक्रण विभाग में भेज दिया जाएगा। संसाधन पुनर्चक्रण विभाग? रॉन ने मन ही मन इसका मतलब समझा। ये वह जगह है जहां उनसे उपयोगी हिस्से निकाले जाते हैं और रिजल्टिंग मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट का आधा हिस्सा सिंथिया, जो मालिक है, को दिया जाता है। नॉरिस की आवाज़ असामान्य रूप से शांत थी, जैसे वह मौसम की बात कर रहा हो। आधा जानवर की त्वचा बहुत मजबूत होती है, उनका दिल और अन्य अंग अच्छे जादुई दवा सामग्री होते हैं और उनकी हड्डियां उन्हें विभिन्न अनुष्ठानों के लिए पाउडर बनाया जा सकता है। रॉन ने सिर हिलाया और आगे कोई सवाल नहीं किया। यहाँ के नियम क्रूर थे और उसके लिए यह अब कोई नई बात नहीं थी। नॉरिस के जाने के बाद रॉन ने तेंदुआनी ली युए को आंकते हुए देखा। जैसे जैसे रक्त संचरण सक्रिय दवा का असर धीरे धीरे कम हुआ, उसके द्वारा उत्पन्न विभिन्न असामान्यताएं सामान्य हो गईं, फिर भी उसकी प्राकृतिक गरिमा और खतरा बरकरार था। तुम्हारी तेंदुआनी सचमुच प्रभावशाली है, उसने ईमानदारी से प्रशंसा की। उसकी नजरें ली युए के सुरुचिपूर्ण लेकिन खतरनाक स्वरूप पर ठहरी। हालांकि मैंने कई रक्त संचरण सक्रियक दवाएं तैयार की हैं, लेकिन मैंने कभी इतना शुद्ध सक्रियण प्रभाव नहीं देखा। ये सुनकर ट्रिश ने एक भौं उठाई, उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी।
पहले जो दूरी की भावना बनी थी वह कुछ पिघल गई लग रही थी और उसने हल्के से ली युए के कंधे को सहलाया। उसकी आंखों में एक कम ही देखी जाने वाली कोमलता थी। ली युए वाकई बहुत खास है, उसने अपनी आवाज़ कम कर दी गर्व की झलक के साथ। शायद तुम उसकी उत्पत्ति के बारे में जानना चाहते हो, है ना? रॉन ने सिर हिलाया, अपनी आंखों में जिज्ञासा छुपाए बिना। अगर तुम बताना चाहो तो मैं पूरी तरह सुनने को तैयार हूँ। जादूगर अनलिमिटेड प्रोफेशन स्लॉट्स। अध्याय 80 मोनार्क रक्तरेखा। ट्रिश ने इधर उधर देखा, उसे प्लाजा के एक कोने तक ले गई और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई सुन नहीं रहा है, रॉन के करीब झुकी। ऐसा करीब आना कुछ हफ्ते पहले कभी नहीं होता था, लेकिन अब यह स्वाभाविक लग रहा था। मैं आमतौर पर यह बात दूसरों को नहीं बताती, उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज़ में असामान्य ईमानदारी थी। लेकिन हमारी मित्रता और सहयोग को देखते हुए मुझे लगता है कि तुम्हें यह जानने का अधिकार है। भूरी बालों वाली लड़की ने रुकी, जैसे शब्दों को सोच समझकर चुन रही हो। वास्तव में ली युए दक्षिण के ब्लैक मिस्ट जंगल के फायर स्ट्रीम जनजाति से है। वह बचे हुए कुछ लोगों में से एक है। रॉन ने भौं उठाई, ये नाम उसे थोड़ा परिचित लगा। फायर स्ट्रीम जनजाति, मुझे लगता है मैंने ये नाम स्कूल के अभिलेखागार में देखा है। तुम्हारी यादाश्त काबिले तारीफ है। ट्रिश ने सहमति में सिर हिलाया, उसकी उंगलियां कमर पर रखे मैजिक स्टोन बैग को सहला रही थीं। यह एक विद्रोही जनजाति थी जिसे मास्टर कोरिना ने लगभग 15 साल पहले समाप्त कर दिया था और कहा जाता है कि उस समाप्ति अभियान के बाद लगभग कोई जीवित नहीं बचा। ट्रिश की आवाज़ इतनी शांत थी कि मानो वह कोई सामान्य बात सुना रही हो, और उसके पास खड़ी ली युए, जो स्पष्ट रूप से मानव भाषा समझती थी, बिना किसी भाव के खड़ी थी। उस समय ली युए एक शिशु थी और उसे अपने गांव और कबीले की कोई याद नहीं है। ट्रिश ने जारी रखा, उसकी आवाज़ में लगभग सहानुभूति झलक रही थी, लेकिन जल्दी ही वह फिर से ठंडी हो गई। मास्टर ने उसके अंदर मोनार्क रक्तरेखा की खोज की और उसे स्कूल वापस ले गए, एक मॉड्यूलेटर की मांग की ताकि उसे बदलकर प्रशिक्षित किया जा सके। रॉन ने ध्यान दिया कि जब मॉड्यूलेटर शब्द आया तो ली युए के कान थोड़े से हिले और उसकी आंखों में एक गहरा छिपा हुआ भय चमका, फिर वह फिर से शांत हो गई। मॉड्यूलेशन, उसने कैजुअली पूछा, क्या यह उस प्रकार की जादूगरी है जो विशेष रूप से रक्तरेखा बदलने के लिए होती है? सही, ट्रिश ने सिर हिलाया, उसकी नज़र ली युए पर पड़ी। लड़ाई के दासों के लिए मॉड्यूलेटर रक्तरेखा के फायदे बढ़ा सकते हैं, अनावश्यक यादों और भावनाओं को दबा सकते हैं, जिससे पूर्ण आज्ञाकारिता सुनिश्चित होती है। इसी बीच उसने अनजाने में एक सूक्ष्म मुस्कान दिखाए। जब मैं एलिमेंट्री अप्रेंटिस बनी और मास्टर कोरिना की छात्रा बनी, तब ली युए मुझे एक स्वागत उपहार के रूप में दी गई। स्कूल में यह एक बड़ा सम्मान है, क्योंकि एक मोनार्क रक्तरेखा वाली तेंदुआ महिला जैसे ली युए का पूरा प्रशिक्षण पूरा होने के बाद मूल्य कम से कम 10 पूरे मैजिक स्टोन्स के बराबर होता है। रॉन ने सोचते हुए ली युए को देखा। ट्रिश के जनजाति के विनाश की कहानी के दौरान तेंदुआ महिला का चेहरा पानी की तरह शांत था, मानो मरे हुए कबीले के लोग उससे बिल्कुल अलग हों। उसकी सुनहरी आंखें चौकस थीं, लेकिन अतीत के लिए कोई भावुकता या नफरत नहीं दिखा रही थीं। सच में प्रभावशाली प्रशिक्षण परिणाम है, रॉन ने सावधानी से आंका। मास्टर के प्रति इतनी वफादारी दुर्लभ है। ये ब्लैक मिस्ट जंगल का नियम है, ट्रिश ने नर्म आवाज में कहा। उसकी आवाज में असामान्य भावनाएं थीं। मजबूत सब पर राज करते हैं, कमजोर या तो समर्पण करते हैं या नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें अपनी ताकत जल्दी बढ़ानी होगी ताकि इस क्रूर दुनिया में अपनी जगह बना सकें। उसकी नज़र फिर से तेज हो गई। वैसे तुम इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें लड़ाई के दास पालने में भी दिलचस्पी है? तुम्हारी विकास गति को देखते हुए तुम्हें ये क्षेत्र जरूर सोचना चाहिए। रॉन ने हल्की मुस्कान दी। बस थोड़ी जिज्ञासा है, देख रहा हूं कि तुम और ली युए कितने अच्छे से काम करते हो, इसलिए मैं भी कुछ संबंधित ज्ञान सीखना चाहता हूं। ट्रिश ने भौं उठाए, उसकी आंखों में एक चमक थी। तुम हमेशा इतने सतर्क रहते हो, है ना? चिंता मत करो, मैं इसे हर जगह नहीं चिल्लाऊंगी। उसका स्वर अचानक आधा मजाकिया हो गया, उसकी सामान्य ठंडी छवि में यह हल्कापन दुर्लभ था। इस स्तर के लड़ाई के दास उम्मीदवार जादूगर श्रेणी में आम होते हैं, लगभग हर सदस्य के पास कम से कम एक होता है। ट्रिश ने समझाना जारी रखा। हालांकि ज्यादातर लोग बड़े कदकाठी और भारी ताकत वाले प्राणी पसंद करते हैं, जैसे कि अर्ध जानवर, वेयरवुल्फ या भलू लोग, जबकि ली युए जैसे तेज और कुशल प्रकार अपेक्षाकृत दुर्लभ होते हैं। इस पर उसने ऊपर देखा, समय जांचते हुए। दरअसल अनुक्रम सदस्यों के बीच लड़ाई उनके प्रशिक्षण क्षमताओं की परीक्षा होती है। मेरी मास्टर कहती हैं कि लड़ाई का दास अक्सर व्यक्ति के स्वभाव और सौंदर्य शास्त्र को दर्शाता है। तो उस हिसाब से तुम्हें क्या लगता है कि सिंथिया का अर्ध जानवर उसके बारे में क्या बताता है? रॉन ने जिज्ञासा से पूछा। हिंसा, अधैर्य और केवल सती ताकत पर ध्यान, ट्रिश ने ठंडी हंसी के साथ कहा। वह उस अर्ध जानवर को फ्रींसी क्रिस्टल स्टोन्स खिलाती है, जो थोड़े समय में ताकत को बहुत बढ़ा देते हैं, लेकिन भारी जीवन हानि के साथ। यही उसका तरीका है, छोटे समय के लाभ बिना परिणाम की परवाह किए। रॉन ने सराहना से सिर हिलाया। तो तुम्हारे अनुभव के आधार पर तुम्हारे पास कोई नस्ल की सलाह है? भूरी बालों वाली लड़की ने एक पल सोचा, फिर अपनी लंबी उंगलियां हल्के से ठोड़ी पर टकराईं। तुम्हारे लिए बहुभुजा सांप राक्षस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। उसकी आवाज़ अब पेशेवर और उत्साहित थी। साफ जाहिर था कि आमतौर पर कम लोग उससे ऐसे विषय पर बात करते हैं। उनके आमतौर पर 4 से 6 भुजाएं होती हैं, जिससे वे एक साथ कई हथियार संभाल सकते हैं, जिससे वे करीबी लड़ाई में सुरक्षा और भले या धनुष जैसे रेंज हथियारों से समर्थन दे सकते हैं। इसके अलावा उनकी बुद्धिमत्ता मानव जितनी अच्छी या उससे भी अधिक होती है, जिससे वे जटिल आदेशों को समझने में सक्षम होते हैं। बहुभुजा सांप राक्षस। रॉन तुरंत रुचि दिखाने लगा, उसकी आवाज़ में जिज्ञासा साफ झलक रही थी। क्या वे तलवारबाजी में माहिर होते हैं? काफ़ी माहिर, ट्रिश ने सिर हिलाकर पुष्टि की। उनकी बहुभुजा क्षमता तलवारबाजी में उन्हें स्वाभाविक बढ़त देती है।
कहा जाता है कि अबीस की गहरी परतों में कुछ शुद्ध रक्त वाले सांप राक्षस एक साथ 8 अलग हथियार चला सकते हैं, जिससे लगभग अजेय हमले और रक्षा प्रणाली बनती है। ये सुनकर वह अपने कोरोना तलवारबाजी अभ्यास के बारे में सोचने लगा। अगर वह ये तलवारबाजी बहुभुजा सांप राक्षस को सिखा सके और इसे अपनी जादुई हमलों के साथ जोड़ सके तो उसकी लड़ाकू शक्ति निश्चित ही एक गुणात्मक छलांग लगाएगी। इसके अलावा उसकी बुनियादी तलवारबाजी महारत के करीब थी। एक उपयुक्त अभ्यास साथ ही उसे भविष्य के तूपों में तेजी ला सकता था। ट्रिश की नज़र गहरी हो गई, उसकी बातों में खोज का भाव था। बेशक कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पतली रक्तरेखा वाले मिश्रित रक्त वाले भी कम से कम 3 से 4 पूरे मैजिक स्टोन्स की मांग करते हैं, जबकि शुद्ध रक्त वाले 20 मैजिक स्टोन से शुरू होते हैं। आमतौर पर केवल आधिकारिक जादूगर शुद्ध रक्त वाले सांप राक्षस को रख सकते हैं। आखिरकार वे लोअर अबीस से आते हैं, उनका पकड़ना बेहद मुश्किल है और पकड़ने के दौरान मृत्यु दर भी अधिक है। रॉन ने चुपचाप अपनी वित्तीय स्थिति गिनी। हाल ही में उसकी आय अच्छी थी, लेकिन इतने बड़े दामों के लिए अभी काफ़ी कम थी। लेकिन तुम्हें ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। ट्रिश ने उसकी चिंता महसूस की। पहले तुम्हें केमिस्ट प्रमाण पत्र पास करना होगा, फिर इंटरमीडिएट अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन लेना होगा और उसके बाद उम्मीदवार जादूगर अनुक्रम की बातें सोचना चाहिए। तब तक एक पेशेवर केमिस्ट की मजबूत कमाई क्षमता के साथ मिश्रित रक्त वाला सांप राक्षस खरीदना तुम्हारे लिए आसान होगा। दोनों थोड़ी देर और बातें करते रहे, जब तक कि प्लाजा में भीड़ धीरे धीरे खत्म न हो गई। तब तक भूरी बालों वाली लड़की ने विदा लेने का सुझाव दिया। जाने से पहले उसने एक बार फिर से उस लंबे तेंदुआ महिला को देखा।